हेलो, वेलकम टू माय चैनल सिविल बेसिक 21। आज सर्वेइंग सब्जेक्ट से का एक चैप्टर है कर्व्स का। तो उस टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें से सबसे पहला टॉपिक है सिंपल कर्व्स या सिंपल सर्कुलर कर्व, जिसको कि सरल वक्र कहा जाता है। इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। पहले मैं बता दूं कि ये वक्र एक्चुअली कहाँ लगाए जाते हैं। किसी सड़क मार्ग पर जहाँ कहीं भी मोड़ आता है, जहाँ टर्न लिया जाता है, उस स्थान पर यातायात या यात्रा को सुगम बनाए रखने के लिए, स्मूथ बनाए रखने के लिए हम शार्प टर्न नहीं देते, बल्कि वहाँ पर एक वक्र बना देते हैं, जिससे कि गाड़ी आसानी से मुड़ जाती है। तो मुड़ने में या यात्रा में आसानी के लिए ये कर्व दिए जाते हैं। सड़कों में, रेल मार्ग में भी ये वक्र दिए जाते हैं। तो इन वक्रों का रेल मार्ग और सड़कों में लगाया जाना बहुत आवश्यक होता है। तो उसी के बारे में इस चैप्टर में पूरा विस्तार से बताया जाएगा। तो प्रारंभ करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले जो कर्व हैं वो उनका क्लासिफिकेशन हम बता रहे हैं कि कर्व कितने प्रकार के होते हैं। ये कर्व दो प्रकार के होते हैं, हॉरिजॉन्टल कर्व और वर्टिकल कर्व। अब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कर्व से मतलब क्या है, यहाँ पर देखें चित्र में। यहाँ पर एक सड़क का प्लान दर्शाया हुआ है। ये सड़क का प्लान है, ट्रैफिक इस पर इस तरह से चलते हैं। तो सड़क कहीं पर सीधी चलती है, कहीं पर जब मोड़ आता है, कई मोड़ आते हैं सड़कों पर। तो जो मोड़ के स्थान पर सड़क को आपने देखा होगा एक वक्र के रूप में मोड़ा जाता है, जो कर्व दिया जाता है, वही हमारे हॉरिजॉन्टल कर्व कहलाते हैं। यानी ये कर्व जो है क्षैतिज दिशा में मुड़ते हैं, और यहाँ पर ये कर्व भी हमारा क्षैतिज दिशा में टर्न ले रहा है। इसीलिए इन दोनों वक्र को हम हॉरिजॉन्टल कर्व्स के नाम से जानते हैं। तो सड़क की दिशा में, क्षैतिज दिशा में दिया गया कर्व जो है ये हॉरिजॉन्टल कर्व कहलाता है। दूसरा होता है वर्टिकल कर्व। अब यहाँ देखिए एक रोड का यहाँ पर एलिवेशन दर्शाया हुआ है। ये रोड हमारी इस तरह से जा रही है। यहाँ पर ऊंचा है, टीला था, तो इसके ऊपर से सड़क बनाई गई है और ये फिर डाउन होकर के नीचे आ गई। तो इस पर जब किसी भी सड़क में वर्टिकल डायरेक्शन में उठान दिया जाता है, यहाँ रोड का लेवल जो है ऊंचा उठता है, और इस स्थान पर जो ये कर्व दिया जाता है सड़क में, ये हमारे वर्टिकल कर्व कहलाते हैं। यहाँ टॉप में भी वर्टिकल कर्व दिया जाएगा। ये कर्व जो होगा सड़क में, यहाँ पर ये वर्टिकल कर्व कहलाएगा। इस जगह पर भी यहाँ पर से यहाँ तक जो कर्व दिया जाएगा, ये भी हमारा वर्टिकल कर्व कहलाता है। यानी ये कर्व जो है वर्टिकल ऊर्ध्वाधर तल में मुड़ता है, और ये हॉरिजॉन्टल कर्व ये हमारा क्षैतिज तल में मुड़ता है। बस यही दोनों में बेसिक डिफरेंस है कि हॉरिजॉन्टल कर्व और वर्टिकल कर्व क्या होते हैं। इसके बाद हमारा है टॉपिक टाइप्स ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व। अब हॉरिजॉन्टल कर्व कितने प्रकार के होते हैं इसको समझें। ये 4 प्रकार के होते हैं हॉरिजॉन्टल कर्व्स। तो सबसे पहला है सिंपल सर्कुलर कर्व। तो सिंपल सर्कुलर कर्व एक स्थान से प्रारंभ होता है ये कर्व, और पूरी जहाँ पर ये कर्व खत्म हो जाता है, यानी इसके पहले स्ट्रेट लाइन में थी, यानी हमारा मार्ग स्ट्रेट था, इसके बाद भी जो है हमारा मार्ग स्ट्रेट हो जाता है। बस यहाँ से यहाँ तक सड़क में एक वक्र दिया हुआ है। तो ये जो कर्व है हमारा सिंपल सर्कुलर कर्व है, यानी यहाँ से यहाँ तक एक ही त्रिज्या का कर्वेचर दिया गया है, इसीलिए इसको सिंपल सर्कुलर कर्व कहते हैं। कहीं भी इसमें रेडियस में परिवर्तन नहीं होगा। जितनी रेडियस यहाँ पर है उतनी ही रेडियस यहाँ पर है, उतनी ही रेडियस यहाँ पर है। तो इस कर्व को जो है हम सिंपल सर्कुलर कर्व कहते हैं। दूसरा हमारा कर्व है कंपाउंड कर्व। कंपाउंड कर्व में क्या होता है कि सड़क का जो एक हिस्सा है सीधा, जहाँ से कर्व प्रारंभ होता है, यहाँ से कुछ दूरी तक किसी एक त्रिज्या का कर्व दिया जाता है। इसके बाद फिर हम ई बिंदु के आगे बी बिंदु तक कर्व की त्रिज्या बदल देते हैं। यहाँ आवश्यकता नहीं है इतने कर्वेचर, इतनी रेडियस की। तो यहाँ पर दूसरा कर्व लगाया गया जिसकी त्रिज्या अलग है, इसकी त्रिज्या अलग है,
जब दो भिन्न भिन्न त्रिज्याओं के वक्र आपस में एक ही स्थान पर दिए जाते हैं तब इनको हम कंपाउंड कर्व कहते हैं, यानी यौगिक वक्र कहते हैं। तीसरा कर्व है हमारा रिवर्स कर्व। तो रिवर्स कर्व के बारे में देखिए किस तरह का कर्व है। ये हमारा कर्व यहाँ से स्टार्ट होता है, ये कर्व यहाँ से ई बिंदु तक जो है इस डायरेक्शन में दिया हुआ है, इसका सेंटर इस दाहिनी ओर है, इसकी रेडियस r1 है। तो ये कर्व यहाँ से यहाँ तक दिया गया। इसके बाद कर्व की दिशा बदल गई, कर्व का जो है नेचर बदल गया और अब इसका सेंटर जो है बाईं तरफ हो गया, वो O2 पर पहुँच गया। तो ये यहाँ से यहाँ तक कर्व ये दूसरी डायरेक्शन में है, ये यहाँ से यहाँ तक दूसरी डायरेक्शन में है। ऐसे दो विपरीत दिशा वाले वक्र जब एक दूसरे से मिले हुए होते हैं तो इनको मिलकर के जो बना कर्व है ये हमारा रिवर्स कर्व कहलाता है। इसको उत्क्रमण वक्र हिंदी में बोलते हैं। और चौथा हमारा वक्र है डेविएशन कर्व। तो डेविएशन कर्व के बारे में पहले समझ लें कि डेविएशन कर्व किस तरह का है। इसमें तीन वक्रों का ये कॉम्बिनेशन होता है। एक यहाँ से यहाँ तक का जो वक्र है जिसका कर्वेचर हमारा बाईं तरफ को है, यानी सेंटर इधर है। यहाँ से यहाँ तक का जो कर्व है उसका सेंटर दाहिनी तरफ है, यानी उसका सेंटर इधर को है। और इसके बाद F से T2 तक जो वक्र है इसका कर्वेचर हमारा बाईं तरफ को है, यानी इसका सेंटर D3 O3 पर है। तो इस तरह से ये कर्व यूँ चलता है, फिर इधर को मुड़ता है, फिर इस डायरेक्शन में मुड़ जाता है। ऐसे कर्व को डेविएशन कर्व कहते हैं, विचलन वक्र इसको हिंदी में बोलते हैं। अब यहाँ पर देखें, ये जो विचलन वक्र है और रिवर्स कर्व है, पहले विचलन वक्र का देख लें। डेविएशन कर्व इसकी आवश्यकता कहाँ होती है। ये मान लीजिए कोई सीधी सड़क जा रही है, इस सड़क पर यहाँ पर एक कलवर्ट बना हुआ है, पुलिया बनी हुई है। पुलिया में टूट फूट हो गई, इसकी मरम्मत की आवश्यकता है। इस पर जिस समय मरम्मत का कार्य किया जा रहा है या पुनः निर्माण किया जा रहा है उस समय ट्रैफिक हमारा रुक न जाए उसके लिए एक टेम्परेरी मार्ग बना देते हैं कुछ समय के लिए जब तक कार्य होता है। और वो मार्ग इस तरह से बनाया जाता है जैसे यहाँ से ऐसे मोड़ दिया, फिर यूँ मोड़ते हुए और फिर इसी मार्ग में आगे मिला देते हैं। ये डेविएशन कर्व जो है इस ऐसी स्थिति में लगाया जाता है। अब ये रिवर्स कर्व किस परिस्थिति में लगाया जाता है उसको भी समझ लें। एक हमारा स्ट्रेट मार्ग, सीधी सड़क यूँ आ रही है, दूसरी सीधी सड़क इस डायरेक्शन में जा रही है। इन दोनों के बीच में अंतर है, ये एक ही लाइन में नहीं मिल रहे हैं। तो ये तब इसको इस सड़क से मिलाने के लिए जो कर्व दिया जाएगा वो इस तरह का होगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक एक कर्वेचर होगा और यहाँ से यहाँ तक दूसरा कर्वेचर होगा। इस तरह से ये हमारा रिवर्स कर्व दो सड़कों को आपस में ज्वाइन करता है जो एक दूसरे के पैरेलल तो हैं लेकिन एक ही सीध में नहीं है। तो भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न प्रकार के कर्व लगाए जाते हैं। तो ये हमारा हो गया टाइप्स ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व। टाइप्स ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व के बाद अब हम देखते हैं टर्मिनोलॉजी। सिंपल सर्कुलर कर्व की एनालिसिस करने के लिए इसमें से बहुत से ऐसे टर्म्स आते हैं जिनका जानना आवश्यक है कि किस पद का किस टर्म का क्या मतलब है। तो यहाँ पर पहले एक समझ लें, ये हमारा ए से T1 की ओर एक सीधी सड़क आ रही थी और ये अगर यहाँ पर कर्व न दिया जाता तो ये सीधे आगे I बिंदु तक जाती सड़क। फिर I से B की ओर एक सड़क दूसरी सड़क थी जिसको कि यहाँ से यहाँ तक जाना था। अगर कर्व नहीं दिया जा रहा था तो हमें क्या करना पड़ता, इस सड़क को हम यहाँ I बिंदु तक बनाते और I बिंदु से फिर दूसरी सड़क यहाँ निकालते और I बिंदु पर एक चौराहा बना देते। तो यहाँ से हमको गाड़ी को बिल्कुल स्लो करके तब हमको टर्न करना पड़ता। तो कुछ वाहन तीव्र गति से इस मार्ग से इस मार्ग पर चले जाएं, उसके लिए इसके बीच में एक वक्र दे दिया जाता है। तो इसी वक्र से होते हुए ये इस मार्ग पर चले जाते हैं। तो अब हम टर्मिनोलॉजी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 से देखते हैं, बैक ऑब्लिक फर्स्ट टेंजेंट। T1 बिंदु से पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचें तो ये I बिंदु पर
तक जाती है। इधर T2 बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचें तो ये भी T2 से I तक जाती है। तो T1 से I तक खींची गई रेखा T1 बिंदु पर इस वक्र की स्पर्श रेखा है, यानी टेंजेंट है, तो इसीलिए इसको फर्स्ट टेंजेंट कहा जाता है। T1I ये हमारा फर्स्ट टेंजेंट हो गया और T2I ये हमारा फॉरवर्ड टेंजेंट हो गया या सेकंड टेंजेंट हो गया। इसको सेकंड टेंजेंट या फॉरवर्ड टेंजेंट कहते हैं, इसको फर्स्ट टेंजेंट कहते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? यही दोनों स्टेट हैं हमारे, इन दोनों स्टेट को का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यानी आई, इसी को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। इसे हम वर्टेक्स के भी नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद है बैक टेंजेंट पॉइंट। अब बैक टेंजेंट पॉइंट क्या हो गया? ये T1 जो बिंदु है, जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची गई है, उसको हम बैक टेंजेंट पॉइंट कहते हैं। इसे हम पॉइंट ऑफ कर्व भी कहते हैं, पॉइंट ऑफ कर्व। इसीलिए इसको PC लिखा जाता है, शॉर्ट में PC इसको बोलते हैं। इसी तरीके से T2 बिंदु के लिए शब्द है फॉरवर्ड टेंजेंट पॉइंट, ये हमारा फॉरवर्ड टेंजेंट पॉइंट है, या दूसरा इसको पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी कहा जाता है। इसे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कहते हैं, तो इसके आधार पर इसको हम PT नाम से पुकारते हैं। तो T2 के लिए जो है PT का प्रयोग किया जाता है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, और T1 के लिए PC का प्रयोग किया जाता है, पॉइंट ऑफ कर्वेचर। यानी यहाँ से कर्वेचर स्टार्ट होता है और यहाँ से टेंजेंसी समाप्त होती है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। अगला वर्ड है डिफ्लेक्शन एंगल। अब इसमें हमारा ये पहली सड़क ये थी हमारी, ये I बिंदु पर जाकर के इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों स्ट्रेट लाइन। तो पहली सड़क को की लाइन को अगर हम आगे बढ़ा दें और फिर उसके बाद यहाँ से दूसरे सड़क की दिशा तक हम कोण अंतरित करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जो कोण बनता है वही हमारा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कहलाता है, ये विक्षेप कोण कहलाता है। तो डिफ्लेक्शन एंगल ये हो गया, यानी पहली रेखा की दिशा से दूसरी रेखा कितना मुड़ रही है, उस कोण को ही हम डिफ्लेक्शन एंगल कहते हैं। तो इसको डेल्टा लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन एंगल क्या है? क्योंकि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसलिए यहाँ से यहाँ तक का जो कोण है ये हमारा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है। इसे हम T1I T2 से रिप्रेजेंट करेंगे। एंगल T1I T2 ये हमारा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। दूसरा है सेंट्रल एंगल। अब इसमें एक सेंट्रल एंगल और होता है। ये T1 बिंदु ये है, T2 बिंदु ये है, ये हमारा इस सिंपल सर्कुलर कर्व का सेंटर है। T1 को इस सेंटर से मिलाइए, T2 को भी इस सेंटर से मिलाइए। इन दोनों त्रिज्याओं के बीच का जो कोण है ये डेल्टा, ये हमारा सेंट्रल एंगल कहलाता है और ये डेल्टा के बराबर होता है, जहाँ पर डेल्टा हमारा डिफ्लेक्शन एंगल है। तो ये बाई ज्योमेट्री हमारा डेल्टा के इक्वल है, लेकिन इस एंगल को सेंट्रल एंगल कहा जाता है, केंद्रीय कोण कहा जाता है। अब इसके बाद है इसमें क्लॉकवाइज और राइट हैंड कर्व। तो इस शब्द को भी यहाँ अलग से देख लें। एक सड़क यूँ सीधी जा रही है, इसके बाद अगर कर्व हमारा इस डायरेक्शन में लगा है तो ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ रहा है, तो इसको क्लॉकवाइज कर्व अथवा राइट हैंड कर्व कहेंगे, क्योंकि दाहिनी तरफ को मुड़ रहा है। दूसरी सड़क यूँ जा रही थी, अब मान लीजिए कर्वेचर हमने इस डायरेक्शन में लगा दिया, तो कर्वेचर ये इसमें लगा दिया, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में हम मुड़ गए, तो लेफ्ट हैंड कर्व, या इसको हम एंटी क्लॉकवाइज कर्व दोनों नाम से जानते हैं। तो ये एंटी क्लॉकवाइज कर्व भी है और लेफ्ट हैंड कर्व भी है, ये हमारा राइट हैंड कर्व भी है और क्लॉकवाइज कर्व भी है। तो क्लॉकवाइज या राइट हैंड, एंटी क्लॉकवाइज या लेफ्ट हैंड कर्व। तो इस तरीके से ये हमारे कर्व हो गए। अब इसके बाद है टेंजेंट लेंथ। इसमें टेंजेंट लेंथ क्या होता है? T1 से I तक की दूरी, क्योंकि फर्स्ट टेंजेंट हमारा ये है, तो ये T1 से I तक की जो दूरी है इसी को टेंजेंट लेंथ कहते हैं और इसको कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये T1 I के बराबर है। अपेक्स अथवा समिट जो दूरी होती है ये C से रिप्रेजेंट की जाती है। इसमें अपेक्स और समिट, इसमें अपेक्स क्या है? ये C बिंदु कर्व का जो मिडिल पॉइंट है ये हमारा C, सबसे शीर्ष बिंदु यही है, इसीलिए इसको अपेक्स या समिट कहते हैं। ये हमारा बिंदु C होता है। अपेक्स डिस्टेंस क्या होती है?
इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं अपेक्स डिस्टेंस को, और ये हमारी आई से सी तक की दूरी है, इसको अपेक्स डिस्टेंस कहा जाता है। लॉन्ग कॉर्ड इसमें क्या होती है, T1 से T2 को मिलाने वाली रेखा, ये हमारी लॉन्ग कॉर्ड कहलाती है। लेंथ ऑफ कर्व क्या होता है इसमें, T1 से C और C से T2, यानी वक्र के अनुदिश नापी गई दूरी T1 से लेकर T2 तक, इसको हम लेंथ ऑफ कर्व कहते हैं। तो ये हमारा लेंथ ऑफ कर्व हो गया। मिड ऑर्डिनेट इसमें क्या होता है, एक मिड ऑर्डिनेट शब्द होता है, मध्य कोटि। ये C से D तक की दूरी को मिड ऑर्डिनेट बोलते हैं, इसे M अक्षर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारा D से C तक की दूरी के बराबर होता है। अब इसके बाद इसमें दो शब्द और आते हैं, नॉर्मल कॉर्ड और सब कॉर्ड। तो नॉर्मल कॉर्ड और सब कॉर्ड का कंसेप्ट हम यहाँ नहीं बताना चाहेंगे, अगले वीडियो में डिटेल में इसके बारे में बताया गया है, तो वहाँ पर इनका कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। नॉर्मल कॉर्ड हमारी पूरी एक चेन लंबाई के बराबर जो कॉर्ड होती है वो नॉर्मल कॉर्ड कहलाती है, और जो सिरों पर एक चेन से कम लंबाई की दूरियां होती हैं कि जो कॉर्ड होती हैं वो कॉर्ड जो हैं सब कॉर्ड कहलाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शार्पनेस ऑफ द कर्व। शार्पनेस ऑफ कर्व के लिए हम यहाँ दो कर्व बना रहे हैं, एक स्ट्रेट ये था, यहाँ से यहाँ तक कर्व बना दिया और फिर दूसरी सड़क यूँ चली गई। दूसरा केस में एक ये स्ट्रेट है, एक ये स्ट्रेट है, इनके बीच में एक ये कर्व लगा हुआ है। इन दोनों कर्व को जरा कंपेयर करके हम ये पाते हैं कि ये कर्व बहुत तीव्र कर्व है, यानी ये बहुत तीव्र मोड़ है, शार्प कर्व है, इसीलिए कहते हैं ना ये शार्प कर्व है। तो जब ये शार्प कर्व है इसीलिए इसको शार्प कर्व का नाम दिया गया है। इसकी रेडियस कम होती है शार्प कर्व की, यानी कर्वेचर बहुत ज़्यादा होता है इसमें। तो इस मार्ग पर चलने में हम ज़्यादा स्पीड गाड़ी की नहीं ले पाएंगे, हमको गाड़ी की स्पीड सीमित रखनी पड़ेगी, तभी हम इस वक्र पर चल सकेंगे। दूसरी तरफ अगर इस तरह का कर्व बना हुआ है, ये फ्लैट कर्व के नाम से जाना जाता है, इसमें कर्वेचर बहुत कम होता है, तब हम ऐसे कर्व को फ्लैट कर्व का नाम देते हैं, जिसका में कर्वेचर बहुत कम होता है और इसकी रेडियस बहुत ज़्यादा होती है। तो ये शार्पनेस से मतलब है, यानी इसमें शार्पनेस ज़्यादा है, इसमें शार्पनेस कम है। इस तरह से शार्पनेस का मतलब समझ लें। तो ये शार्पनेस ऑफ द कर्व का हो गया। इसके बाद है डिजिग्नेशन ऑफ द कर्व। तो डिजिग्नेशन ऑफ द कर्व जो है ये हमारा, देखिए वक्र का पद नाम इसी को बोलते हैं, जैसे किसी का नाम रखना। अब हम कर्व है, कोई कर्व दिया गया है इस प्रकार का, एक कर्व इस प्रकार का है, एक कर्व ऐसा है, तो आखिर इनको हम पुकारेंगे कैसे, कैसे कहें कि ये कौन सा कर्व है, या इसका नाम किस आधार पर रखेंगे। तो इसका नाम रखने के लिए हम क्या करते हैं, जो कर्व की पहले त्रिज्या ज्ञात कर लें, जो भी कर्व लगाया गया हो उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक तो इसका नॉमेनक्लेचर ये है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पता होनी चाहिए, यानी उसकी रेडियस पता होनी चाहिए, और दूसरा है डिग्री ऑफ कर्वेचर, यानी कर्वेचर की डिग्री जो है हमको पता होनी चाहिए। अब एक्चुअली कर्वेचर की डिग्री होती क्या है, सेंट्रल एंगल बाई 30/20 मीटर चेन, यानी 30 मीटर या 20 मीटर की चेन के द्वारा केंद्र पर बना कोण। जैसे ये कर्व है, मान लीजिए ये यही कर्व है, और इस कर्व की अगर हम डिग्री ऑफ कर्वेचर निकालना चाहते हैं तो इस कर्व में कहीं से 30 मीटर का एक चाप ले लीजिए, 30 मीटर की दूरी पर कोई से दो बिंदु लगा लीजिए, ए और बी, इस वक्र पर, जिनके बीच की दूरी 30 मीटर हो, यानी एक चेन की लंबाई के बराबर हो। फिर इन दोनों को इस वक्र के सेंटर से मिला दीजिए। तो वक्र के सेंटर से जब मिला देंगे तो सेंटर पर जो कोण बनता है, इसी कोण को हम डिग्री ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो 30 मीटर के चाप के द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण, यही हमारा डिग्री ऑफ कर्वेचर कहलाता है, और इस कोण को हमेशा डिग्री में ही नापा जाता है। तो डिग्री ऑफ कर्वेचर की जो डेफिनेशन है उसमें डी की वैल्यू डिग्री में ही होनी चाहिए, रेडियन में नहीं। फार्मूले में जब कहीं भी हम प्रयोग करेंगे तब आवश्यकता अनुसार इसे हम रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मूल रूप में डी की वैल्यू डिग्री में ही होती है।
तो ये हमारा डिग्री ऑफ कर्वेचर दो, इस तरह से किसी कर्व को हम दो प्रकार से, अगर हमें उसका डिग्री ऑफ कर्वेचर मालूम है तो हम वो कर्व ड्रा कर सकते हैं, और अगर उसकी रेडियस मालूम है तो हम उस कर्व को ड्रा कर सकते हैं। तो यही इसका डिजिग्नेशन ऑफ दी कर्व कहलाता है। रेडियस वाले में क्या है, उसमें केवल रेडियस पता होनी चाहिए। 50 मीटर कर्व का मतलब है 50 मीटर उसकी त्रिज्या है। अब इसके बाद डिग्री ऑफ कर्वेचर डी बाई आर्क डेफिनीशन बाई कॉर्ड डेफिनीशन। तो डिग्री ऑफ कर्वेचर डी जो है ये दो तरीके से निकाला जाता है। एक तो अब इसमें देखिए डिग्री ऑफ कर्वेचर अभी हमने बताई थी कि 30 मीटर की चाप द्वारा, 30 मीटर के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण ये डिग्री ऑफ कर्वेचर कहलाता है। एक डेफिनेशन और भी बनाई जाती है कि ये जो 30 मीटर है इनके बीच में जो कॉर्ड होती है ये 30 मीटर की होनी चाहिए। दो बिंदुओं के वक्र के पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की जो कॉर्ड है, जीवा है, उसकी लंबाई अगर 30 मीटर है तो इसके द्वारा केंद्र पर बना कोण ये हमारा डिग्री ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। तो अगर हम कॉर्ड के द्वारा डिग्री की डिफाइन करते हैं तब ये कॉर्ड डेफिनेशन कहलाती है, और अगर हम आर्क के द्वारा इसको डिग्री ऑफ कर्वेचर को डिसाइड करते हैं तब फिर ये हमारा आर्क डेफिनेशन कहलाती है। तो आर्क डेफिनेशन और कॉर्ड डेफिनेशन ये दो शब्द हैं। अभी डेरिवेशन होगा वहाँ पर ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आर्क डेफिनेशन और कॉर्ड डेफिनेशन डिग्री ऑफ कर्वेचर के लिए। रिलेशन बिटवीन आर एंड डी। अब आर और डी के बीच में रिलेशन क्या है, यहाँ देखिए एक फिगर में ये आर्क बनाया हुआ है 30 मीटर का, और इनको सेंटर से मिला दिया गया है। इनके बीच में सेंट्रल एंगल हमारा डी डिग्री बन गया, ये रेडियस आर है। तो अब देखिए इसको इनके रिलेशन ज्ञात करने के लिए दो मेथड होते हैं। पहले मेथड में है बाई आर्क डेफिनेशन। अब इसमें आर्क डेफिनेशन यानी 30 मीटर की आर्क ली जाएगी। आर्क डेफिनेशन का मतलब है 30 मीटर की आर्क है, यानी चाप जो होगा यहाँ से यहाँ तक का ये हमारा 30 मीटर का लिया गया है। अब यहाँ से आपको फार्मूला ये तो याद ही है कि चाप बराबर त्रिज्या गुणे कोण, यानी रेडियस मल्टीप्लाइड बाई एंगल। तो देखिए यहाँ से चाप 30 मीटर का है, 30 रख लिया, रेडियस ये रख ली बराबर रेडियस मल्टीप्लाइड बाई एंगल डी रख लिया। चूँकि एंगल जो डी है यहाँ पर डिग्री में दिया है, और जो ये हमारा फार्मूला होता है चाप बराबर रेडियस मल्टीप्लाइड बाई एंगल, इसमें एंगल रेडियन में ही होता है। इस फार्मूले के लिए मूल आवश्यकता है कि अगर हम इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं तो इस फार्मूले में कोण हमेशा रेडियन में लिखा जाए। तो चूंकि यहाँ पर डी डिग्री में है उसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसीलिए हमने यहाँ पर डी को रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। इसके लिए π/180 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये रिलेशन बन गया 30 = R × D × π/180। अब इसी को हमने कैसे लिख लिया, R बराबर हमको लिखना है तो R बराबर ये 30 हो गया, इसमें 180 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो 30 × 180 ऊपर हो गया, पाई से नीचे भाग लगा दिया और D को भी नीचे ले लिया। तो यही चीज़ यहाँ पर हमने लिख ली है कि इसको कैसे लिखा जा सकता है इस समीकरण को, R बराबर 30 × 180 पाई × D। अब जब हमने यहाँ से फिर हमने क्या किया, 30 और 180 और पाई इन सबको सॉल्व कर लिया। इसकी वैल्यू हमारी 1719 के बराबर आती है राउंड अप करने पर। तो R बराबर 1719/D ये हमारा एक स्टैंडर्ड फार्मूला बन गया, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड डिग्री ऑफ कर्वेचर। R रेडियस ऑफ कर्वेचर, D डिग्री ऑफ कर्वेचर, इनके बीच में एक सिंपल रिलेशन है। अगर 30 मीटर की चेन का प्रयोग किया गया है तब ये फार्मूला प्रयोग करते हैं, और 30 मीटर की चेन के स्थान पर जो ये डेफिनीशन है 30 मीटर की चेन से भी दी जाती है, कभी कभी 20 मीटर चेन से भी यही डेफिनीशन डी की दी जाती है। अगर डिग्री ऑफ कर्वेचर की डेफिनीशन 20 मीटर चेन के द्वारा दी गई हो तब हम 30 की जगह पर 20 रख लेते हैं, और 20 या रखने पर यही फार्मूले के द्वारा हम R बराबर 20 × 180/πD होगा, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1146/D के बराबर आ जाता है। तो ये दो डिजिट याद रखने होंगे केवल। R बराबर 1719/D है 30 मीटर की चेन के लिए,
और आर बराबर 1146/d है, ये 20 मीटर की चेन के लिए। तो ये दो फार्मूले आ गए, यानी दो रिलेशन हमको प्राप्त हो गए। अब दूसरा है हमारा बाई कॉर्ड डेफिनीशन। अब इसमें अगर हमको कॉर्ड डेफिनीशन का यूज किया गया हो, यहाँ से यहाँ तक की कॉर्ड हमारी 30 मीटर की है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो आधी कॉर्ड है ये हमारी कितनी हो गई, 15 मीटर की। तो ये भुजा और ये भुजा, इन तीनों भुजाओं से मिलने वाला जो ट्रेंगल है, हम इस ट्रेंगल पर विचार करते हैं। इसका ये टोटल एंगल हमारा डी है, डी डिग्री, और आधा एंगल हमारा ये डेल्टा बाई 2 हो जाएगा। तो ये आधा एंगल डेल्टा बाई 2 है, ये रेडियस है, और ये हमारे, तो इसमें हम साइन थीटा का फार्मूला लगा देते हैं। साइन डेल्टा बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा, ये भुजा लंब है और ये कर्ण है, तो ये 15/r, इसको हम 15/r लिख सकते हैं। तो साइन डेल्टा बाई 2 बराबर 15/r हो गया। फॉर स्मॉल एंगल हमको पता है कि साइन थीटा बराबर थीटा होता है, तो यहाँ पर इसको हम साइन हटा सकते हैं, केवल d/2 लिख लेते हैं। तो ये d/2, चूंकि ये फार्मूला लगाते समय साइन थीटा बराबर थीटा, इसमें थीटा रेडियन का ही होता है, चूंकि रेडियन का होता है, तो इसे हम, चूंकि यहाँ d डिग्री में दिया हुआ है, ये रेडियन में होना चाहिए, तो इसलिए इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट किया हुआ है कि d/2 को π/180 से गुणा करके इसको रेडियन में बना लिया। हालांकि यहाँ पर d हमारा डिग्री में है, तो इसे हमें रेडियन में बनाना होगा। तो ये रेडियन में जो ये कोण होगा, ये बराबर 15/r हम लिखेंगे। अब जब इसको ये लिख लिया, तो यहीं से हम r की वैल्यू नोट कर लेते हैं। r बराबर, बाकी संख्याएं हमने नोट कर ली, 15 × 2 × 180/π × d, ये सब भाग लगा करके r का मान निकाला, तो ये भी 1719/d ही प्राप्त होता है। तो 30 मीटर की चेन के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर 1719/d प्राप्त हो गया, और 20 मीटर की चेन के लिए r बराबर 1146/d प्राप्त हो गया। तो हम किसी भी डेफिनेशन से ये रिलेशन ज्ञात करते हैं, एक तो आर्क डेफिनेशन से अथवा कॉर्ड डेफिनेशन से, दोनों से एक ही रिलेशन प्राप्त होता है। इसलिए हमें केवल यही फार्मूला याद रखना होगा, चाहे किसी भी डेफिनेशन से इसको ज्ञात किया गया हो। तो ये हमारा रिलेशन है बिटवीन आर एंड डी। एक का मान ज्ञात होने पर हम दूसरे का मान ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि जो फार्मूले दिए होते हैं वो आर के पदों में भी होते हैं, डी के पदों में भी होते हैं। तो जहाँ जिसकी आवश्यकता हो, इन्हीं दोनों सूत्रों की मदद से हम एक दूसरे का मान ज्ञात करते हैं। इसके बाद देखते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में हम को इस तरह से करते हैं कि 2πr लेंथ ऑफ आर्क, अर्थात सर्किल की जो पूरी पेरीमीटर होती है, उसके द्वारा केंद्र पर जो है 360 डिग्री का कोण बनता है। बस इसी तथ्य को हम यहाँ लिखते हैं, क्योंकि 2πr लेंथ ऑफ आर्क मेक 360 डिग्री एंगल, इसलिए 30 मीटर आर्क जो होती है वो कितना कोण बनाएगी, ये हम यहाँ से निकाल लेते हैं, 360/2πr × 30। तो यहाँ से 30 मीटर आर्क के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण हम यहाँ से हमने ज्ञात कर लिया। और आर्क जो हमारी डिग्री ऑफ कर्वेचर की जो डेफिनेशन है, उसके अनुसार भी यही होता है कि 30 मीटर के आर्क के द्वारा केंद्र पर जो कोण बनाया जाता है, उसको ही हम डिग्री ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो यहाँ से जो ये कोण ज्ञात हुआ है, ये हमारा डिग्री ऑफ कर्वेचर के बराबर हुआ, यही हमने यहाँ लिख लिया, ये डिग्री ऑफ कर्वेचर हो गया। और इसको जब हमने सॉल्व किया, यहाँ पर इस पद को अगर हम सॉल्व करते हैं, तो ये 1718.9/r के बराबर आता है। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पर d के बराबर रख लिया डिग्री ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो जब ये d बराबर इतना हो गया, ये हमारा जब इसको राउंड अप हम करते हैं, तो ये 1719 के बराबर ही आता है। तो इस तरह से d बराबर 1719/r, इसको हम लिख सकते हैं r बराबर 1719/d। ये जो हमने ऊपर रिलेशन प्राप्त किए हैं पहले फर्स्ट मेथड में, वही रिलेशन यहाँ पर भी प्राप्त हो गया है, लेकिन बस इसको ड्राइव करने का प्रोसीजर अलग था, ये दूसरी विधि थी, उसके द्वारा वही रिलेशन प्राप्त हुआ है। तो ये 30 मीटर चेन के द्वारा r और d में ये रिलेशन प्राप्त हुआ, और 20 मीटर की चेन के लिए इसी प्रकार से r बराबर 1146/d
ये हमारा रिलेशन प्राप्त हो जाता है। तो आप किसी भी मेथड से ड्राइव करें, हमारा अंतिम रिजल्ट यही है। ये 2 रिजल्ट आते हैं, यही केवल 2 फार्मूले आपको याद रखने हैं। तो यहीं से ये टॉपिक पूरा होता है। थैंक यू।